नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 28 मार्च 2022 है। आपकी स्क्रीन पर है वर्ल्ड मैप। दोस्तों, पहले ऐसा था कि अगर आपको नॉर्थ अमेरिका के इस कोस्ट से कोई सामान अफ्रीका के इस देश में भेजना है या फिर यहाँ पर भेजना है तो आपको पूरा ये साउथ अमेरिका जो है वो सर्कम नेविगेट करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता था, फिर यहाँ तक पहुँचना पड़ता था। लेकिन फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला। इंजीनियरिंग की मदद से हमने यहाँ पर पैनामा कैनाल बनाई और पैनामा कैनाल के माध्यम से आप वाया पैसिफिक ओशियन कैरेबियन सी एंटर कर सकते हैं या फिर कैरेबियन सी से पैसिफिक ओशियन एंटर कर सकते हैं। तो ये वाला जो पूरा सर्कम नेविगेशन है ये बाईपास हो गया। आपकी स्क्रीन पर है पैनामा कैनाल की एक तस्वीर। 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 10 साल लगे इस पैनामा कैनाल को बनाने के लिए, लेकिन अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। एक और ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल हमारे देश ने क्रिएट किया है। इसका नाम है द कोंकण रेलवे। 2000 जितने ब्रिजेस हैं, 91 जितनी टनल्स हैं। ये पूरा कोंकण रेलवे का सेटअप करने में हमें सिर्फ 8 साल लगे। लेकिन जब हम हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के ऊपर नज़र डालते हैं और मुंबई की जो मेट्रो लाइन है उसकी जो तरक्की है, उसकी जो स्पीड है प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो लगता है कि इससे फास्ट तो स्नेल जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं। हमारी सिर्फ ट्रेन ही लेट नहीं होती, हमारे पूरे प्रोजेक्ट्स भी लेट होते हैं। 6 साल लगे। 11.4 किलोमीटर की जो एक मेट्रो लाइन है घाटकोपर से वर्सोवा तक चलती है और इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 2008 में, ख़त्म हुआ ये 2014 में। जो टारगेट रखा था प्रोजेक्ट का उससे 3 साल ये प्रोजेक्ट लेट ख़त्म हुआ। तो ये सिचुएशन हुई इस घाटकोपर टू वर्सोवा वाली मेट्रो लाइन की। फिर जो दूसरी 2 लाइंस हैं, मेट्रो 7 और मेट्रो 2 है, राइट, इसको भी 2 साल ज़्यादा लगे और अभी ये कंप्लीट नहीं है। 35 किलोमीटर की ये लाइन है, कुछ 20 किलोमीटर जितनी ये ख़त्म हो चुकी है। अभी 20 किलोमीटर की लाइन जो है इसको स्टार्ट कर दिया है, बाकी की जो 15 किलोमीटर की लाइन है वो अभी भी चलेगी और इसमें और ज़्यादा वक्त जो है वो लग सकता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो पिछले 14 सालों में मुंबई ने सिर्फ 46 किलोमीटर जितनी मेट्रो रेल लाइंस को ऑपरेशनलाइज किया है। इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज एक साल में सिर्फ 3 किलोमीटर हम एक्सपांड कर रहे हैं हमारी मुंबई की मेट्रो लाइन को। और प्लान को अगर देखें तो प्लान ये था कि 5 मेट्रो लाइंस जो हैं वो 15 साल में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब लगता है कि और 5 से 7 साल लगेंगे इस पूरी की पूरी मेट्रो लाइन की जो एक प्रोजेक्ट जो है इसको ख़त्म होने में 5 से 7 साल लगेंगे। तो अगर आप इसको एक दूसरे एंगल से देखें तो 22 साल टोटल लगेंगे। तो इट्स लाइक पूरी एक जनरेशन जो है, एक मुंबई में रहने वाली लड़की और लड़के का जब जन्म हुआ तब से उसने देखा है कि रोड्स जो हैं कुछ ब्लॉक्ड हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसने अपनी कॉलेज ख़त्म कर ली तब तक वो काम जो है वो चल ही रहा है, कहीं ना कहीं पर तो चल ही रहा है। कैन यू इमेजिन 22 ईयर्स। और कितने सारे इसमें प्रश्न उठते हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस सरकार को नितिन गडकरी सरकार से कोई राइवलरी थी, उनको क्या उनके रिकॉर्ड्स तोड़ने थे, ऐसा कुछ था, या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट से क्या पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा होता है, क्या सेंटर से पैसे लेने के लिए ये मेट्रो लाइन और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टेट को बहुत काम आते हैं। ये बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अब फडणवीस साहब की जो सरकार थी उसने रातों रात 2000 जितने पेड़ों को काट लिया और फाइनली ये ज़मीन जो है वो भी सरकार के पास नहीं आई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर जो नई सरकार आई तो उनको ये ज़मीन देने से मना कर दिया। ऐसे भी इश्यूज जो हैं वो चल रहे। मैं बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के, बट दिस इंडिकेट्स कि अगर हमारे देश के फाइनेंशियल सिटी का ये हाल है, जो सिटी हमें सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट करके देता है, उस सिटी का ऐसा हाल है, तो आप सोचिए दूसरे सिटीज़ में प्रोजेक्ट जो है वो कितने डिले हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हो रही है बिकॉज लैक ऑफ बेसिक प्लानिंग। आज भी इसकी ज़बरदस्त कमी हमें देखने को मिलती है। एक फ्रांस की इंजीनियरिंग कंपनी है बॉम्बार्डियन ट्रांसपोर्टेशन, उसने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो 4th लाइन थी, मेट्रो 4 और 4A, इसको ट्रेन के डिब्बे जो कोचेस हैं वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला था। इस कंपनी ने, फ्रेंच कंपनी ने कह दिया कि हम ये कोचेस जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही अभी 10% जितना, 4%, 6% जितना ये प्रोजेक्ट हुआ है, तो हम इतने लंबे टाइम तक आपको ये प्रॉमिस नहीं दे सकते। तो इस कंपनी ने कैंसिल कर दिया। उसने बहुत सारी कोशिश की, कंपनी
का स्टेटमेंट यह है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो हमें नहीं मिला. The latest metro deadline is October 2026. When it completes, it will it will comprise 14 lines spanning a total of 375 kilometers serviced by 286 stations. जो मेट्रो रेलवे हैं उसकी डेडलाइन रखी गई है 2026. इसमें 14 लाइंस होंगी, 375 किलोमीटर्स को ये कवर करेगी और 286 स्टेशंस को ये कवर करेगी. अब देखते हैं कि 2026 तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है या नहीं. बट इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम फॉर आवर कंट्री. हम चाइना को कम्पीट करना चाहते हैं. अगर यही प्रोजेक्ट चाइना में चल रहा होता राइट तो आई एम श्योर ये अपनी डेडलाइन से पहले वो ख़त्म कर देते. तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इससे कितने करोड़ों रुपए का जो इनडायरेक्ट नुकसान होता है उसका तो कोई कैलकुलेशन हम करते ही नहीं है. एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. इट्स फ्री. यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम यू लाइक. एक्सरसाइज करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, वॉकिंग करते वक्त, व्हेन यू आर विथ योर फैमिली. ये सारे क्लीन और मोटिवेशनल हैं. यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स एंड आई एम श्योर इट विल बूस्ट यू. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये कहा है कि आप आने वाले 3 महीनों के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए और हमें बताइए कि ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश की जो टॉप 10 कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर की. इसका मतलब ये है कि लेट्स से कोई कार बनाने वाली कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन या फिर रियल्टी बिजनेस में है, कोई सर्विस सेक्टर में है, कोई टेलीकम्युनिकेशन. तो जो भी अलग अलग क्षेत्रों में टॉप कंपनीज हैं तो वो अपना CSR किस प्रकार से कर रही हैं उनकी डिटेल्स जो है वो आपको हमें 3 महीनों के अंदर प्रोवाइड करनी है. ऐसा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने MCA को कहा है. कमेटी ने ये कहा है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है CSR खर्च का ये अभी भी प्रॉपर नहीं है. इसको लेकर कुछ कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं और ये भी कहा है कि जो CSR के साथ जुड़ी हुई डिटेल्स हैं वो काफ़ी इनसफिशिएंट प्रोवाइड की जाती हैं और एक आम आदमी को ये सारी डिटेल्स जो हैं वो एक्सेसिबल नहीं हैं, उनको समझने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है. तो आप ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए. आई एम श्योर आपको CSR के बारे में पता होगा. इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो फिर आपको 1% अपना प्रॉफिट जो है उसको CSR में स्पेंड करना है. आप स्कूल खोलिए, आप हॉस्पिटल्स खोलिए, जो भी हैं, पार्क बनाइए एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ समाज में आप वापस दीजिए. दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और लेट्स से आपका प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए हुआ तो 100 करोड़ में से 1% यानी कि आप 1 करोड़ रुपए जो है वो CSR में स्पेंड करेंगे और फिर सरकार जो है वो आपको टैक्स पर एग्जेम्पशन देगी क्योंकि आपने ये 1% जो है वो CSR में स्पेंड किया है. और हर जगह पर सरकार नहीं पहुंच पाती और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि टाटा हैं, रिलायंस एक्सेट्रा, जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज़ होती है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की एक्सपर्टीज़ होती है. तो ये वाला कुछ काम अगर ये कंपनी संभाल ले तो गवर्नमेंट का काम जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है. मिनिस्ट्री ने ये कहा है इस कमेटी को कि 1 अप्रैल से CSR 2 फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो कंपनीज जो है वो और ज़्यादा डिटेल्स अपने CSR स्पेंड की ऑलरेडी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी. कमेटी ने ये कहा है कि लोकल एरिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. अभी क्या है CSR एक्ट में ऐसा है कि लोकल जो एरिया है वो एडवाइजरी के तौर पर, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कमेटी का ये रिकमेंडेशन है कि कंपनी जो है वो लोकल एरिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा करे, उसको मैंडेटरी बनाना चाहिए, ऐसा एक रिकमेंडेशन दिया. इसी के साथ कमेटी ने ये कहा है कि जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस ऑफिस हैं SFIO, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं. 60% जितनी जो जगह है वो खाली है, वेकेंट है. और इसकी वजह से ये होता है कि सीरियस फ्रॉड के जो केसेस हैं वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाते हैं. तो यहाँ पर कमेटी ने ये भी कहा है मिनिस्ट्री को कि आप जल्द से जल्द SFIO की वैकेंसीज जो हैं इनको फिलअप कीजिए. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पहले इसको स्टार्ट कर दीजिए आप, ऐसा एक आदेश दिया है. सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज दिस टॉपिक. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. न्यू एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो
हमारे नेक्स्ट ईयर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको लेकर एक नई एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी को डिज़ाइन कर रहा है। एज वी ऑल नो के अभी हमने 21 मार्च को ही 400 बिलियन लास्ट ईयर बेसिकली, या फिर ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस साल में 400 बिलियन के एक्सपोर्ट का आंकड़ा हमने टच किया है अपने आप में। पहली बार ऐसा हुआ, मैंने इसको डिस्कस भी किया था। और ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि हमारी ओवरसीज़ जो हमारे मिशंस हैं, हमारी एम्बेसीज़ और हाई कमीशंस की ऑफिस, फिर अलग अलग देशों को टारगेट किया गया। इनफैक्ट छोटे छोटे देशों को भी रडार में रखा गया और उनको भी सामान बेचा गया। 200 से भी ज़्यादा ऐसे देश और टेरिटरीज जो हैं उनको टारगेट किया गया। प्रोडक्ट वाइज, स्टेट वाइज चीज़ों को एक्सपोर्ट किया गया। तो इसकी वजह से हम ये आंकड़ा टच कर पाए हैं। अब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो हम चाहते हैं, देश चाहता है, फिर सरकार चाहती है कि एक नई स्ट्रेटजी हम फिर से बनाएं। और ऑफ कोर्स ये 400 बिलियन का आंकड़ा जो है उसको अब ये रिकॉर्ड तोड़ के हम एक नया रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं। और मिनिस्ट्री जो है वो एक डेडिकेटेड ट्रेड प्रमोशन बॉडी जो है उसको सेटअप करने वाली है। और 2027 तक हमारा आंकड़ा जो टारगेट रखा है दैट इज़ $2 ट्रिलियन, राइट, कि प्रमोशन स्ट्रेटजी एक्सपोर्ट टारगेट्स से हम $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स को 2027 तक अचीव करें। आई थिंक दिस इज़ अचीवेबल। अगर हम हमारे गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और राइट मार्केट तक इसको स्पीडीली पहुंचा दें विद द राइट प्राइस, तो ये इजीली अचीवेबल हैं। मिनिस्ट्री ने कमोडिटी बोर्ड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और इंडियन एम्बेसीज जो हैं अलग अलग देशों में, तो इनके साथ मिलकर एक प्लान बनाने की शुरुआत जो है वो स्टार्ट कर दी है। और होपफुली 1 महीने के अंदर ये नई एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी जो है वो डिज़ाइन हो जाएगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूल प्राइस की बात करें तो पेट्रोल और डीजल दोनों में एक उछाल हमें देखने को मिला है। संडे को यानी कि येस्टरडे प्राइस हाइक हुई, ये 5th टाइम प्राइस हाइक हुई है। और टोटल लास्ट मंडे से अगर आप देखें तो पेट्रोल में 3.7 और डीजल में 3.75 रुपीज़ पर लीटर प्राइस इंक्रीज़ हुई है। और एक लंबे समय से ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई थी। हाँ, 4.5 महीने से उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई थी। और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो हैं क्रूड ऑयल की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब ये रेट जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। और क्यों रेट्स नहीं बढ़ाए थे, वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। तो अब इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, तो अब और आने वाले दिनों में प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। भारत ने एक कमिटमेंट एक्सप्रेस किया है कि एक पर्टिकुलर साल तक हमारा देश जो है वो ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है हमारे देश ने, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस अगर किसी देश में है तो वो हमारे देश भारत में हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो है 2030 कि 2030 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुनिया को टीबी फ्री बनाने की कोशिश करेगा। और भारत का टारगेट, भारत ने उससे 5 साल पहले का टारगेट रखा है 2025। तो रिमेंबर दिस कि ये जब टारगेट रखा गया था तब भी बहुत बातें हुई थी। और हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया साहब ने फिर से रीअफर्म किया है। उन्होंने फिर से अपनी स्पीच में कहा कि गवर्नमेंट का कमिटेड है और गवर्नमेंट इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि बाय 2025 हमारा देश जो है वो 2025 हमारा देश जो है वो ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो जाएगा। हाल ही में एयरबस जो कंपनी है, एयरबस यूरोप की कंपनी है, तो इस एयरबस कंपनी ने ये कहा है कि आने वाले 2 दशकों में भारत को कितने नए एयरक्राफ्ट यानी कि एरोप्लेन्स की आवश्यकता रहेगी। 4 ऑप्शंस है आपकी स्क्रीन पर। आई एम श्योर आपको इसका आंसर आना चाहिए। इससे पहले भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, तो याद आ रहा है कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो लेट मी टेल यू, द आंसर इज 2210। आने वाले 2 दशकों में हमारे देश को 2210 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत होगी। और इसमें से 80% जो एयरक्राफ्ट होंगे वो छोटे प्लेन्स होंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन। By how much has domestic cooking gas price increased recently? जो domestic cooking gas price है इसकी कीमत में एक उछाल आया है, तो कितना उछाल आया है? तो इसका आंसर है 50 रुपीज़। आई एम श्योर आपको पता होगा क्योंकि अगेन मैंने ये चीज़ बताई थी। ये एक प्रकार का रिवीजन भी हो गया आपका, और नहीं पता है देन
दिस इज़ द आंसर। 50 रुपीज़ का एक उछाल देखने को मिला। और जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 4.5 महीनों से प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई थी, लेकिन स्टेट इलेक्शंस खत्म हुए और सरकार ने प्राइस इंक्रीज जो है वो स्टार्ट कर दिया है। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। स्टे क्यूरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।